आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉलिड प्रिंसिपल। सॉलिड प्रिंसिपल में आपको क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ पे 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, 5 टाइप्स: सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कोप प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, एंड वन मोर इज that is inversion dependency principle. So these are our principles which help us to design format whenever we making any proper code for the project. हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब हम कोड लिखते हैं, MVVM हो या MVP हो, उसके अंदर हम कभी सिंगलटन क्लास बनाते हैं या हम उसके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लासेस में, तो हम किस प्रकार से उसको हम कोड को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, कहाँ पे हमने कपलिंग रखनी है, कहाँ हमने डीकपलिंग करनी है, ताजो फिर आगे वो हमारी टेस्टिंग जब यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं तो इजी हो, और कौन से स्टैंडर्ड हैं जिनकी वजह से हम क्लासेस को फ्री रख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, कैसे कैसे हम फंक्शंस को डिफ़ाइन करें, कैसे क्लासेस को दें, कैसे दूसरी क्लासों से इंटरेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हमें इन प्रिंसिपल्स के ज़रिए पता चलेगी। तो हर एक प्रिंसिपल ध्यान से सुनिए और आपको पता चलेगा। आपके लिए मैंने वीडियो तैयार किया है, और ये फर्स्ट वीडियो फर्स्ट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है, आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे एम्प्लॉय 1 नाम की क्लास बनाई है, और यहाँ तक क्लास ख़त्म होती है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता क्या है? कहता ये है कि आप एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम उसको ना दो। अगर कोई आप सर्विस ई पे हिट कर रहे हो तो उसके लिए क्लासेस अलग होंगी, अगर आप उसको कहीं कंज्यूम कर रहे हो तो वो क्लासेस कहीं और होंगी। सो लाइक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की रिगार्डिंग सैलरी होती है, टैक्स होता है, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम एम्प्लॉय क्लास को दे दी है, और एक ही क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो यहाँ रख दी है। बट जो एक रिकॉर्ड कीपिंग का होता है हमारा डेटा, वो अलग चीज़ है, एक वो अलग चीज़ है, तो उसके लिए हमने एक क्लास और यहाँ पे क्रिएट करी है। तो यहाँ पे हमारी एक सेव एम्प्लॉयर कोड की क्लास हो गई, और इसमें हम डाटा सेव कर रहे हैं। वॉट एवर द डेटाबेस यू आर यूजिंग फॉर टू सेव रेलम, it may be your preferences, local data save, whatever in different technologies. So you can use everybody as per your need, but here is motive to understand the single responsibility. Every class has some own responsibility. Don't mix, don't hodgepodge everything, individually dependency. So I think you will be have clearance on the single responsibility principle. So let's proceed further. ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है? क्लोज फॉर द मॉडिफिकेशन, एक्सटेंशन फॉर, it is open for the extensions, means your something have you made a logic for to calculate area, so that is your class here. So it is a calculator which calculate any kind of your area, maybe rectangular, circular, or many things. So these are a feature of anything, you including some feature to any project or something to their any module. You can creating it by classes, by extending whatever the things you can extend the features. That open close principle is saying you can do that. That is right, but the modification for the purpose of where it's going to mixing, और we can say जहाँ हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जहाँ के आकर मिलती हैं, वो एक क्लास होती है जहाँ पे एक रिज़ल्ट बनकर आता है। तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, वहाँ पे सेम एज इट इज़ रहेगा, वहाँ हमारी कोशिश होगी कि वहाँ कोई चेंज ना हो। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है। Open for extension, open means for features you can extend
मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। सो यहाँ पे हमने एक सर्कल क्रिएट किया है, उसका रेडियस लिया है, हमने एक इनिशियलाइजर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, उसके बाद हमने फंक्शन ले लिया है, ठीक है। और ये सब में ये फंक्शन सेम है, और ये फंक्शन सेम इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंटरफेस लिया हुआ है, और इसको हम स्विफ्ट में प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसमें हमने फंक्शन लिया, जहाँ जहाँ भी हम कोई भी फीचर ऐड करेंगे तो उसमें हम ये वाला इंटरफेस इनहेरिट कर देंगे। जब हम इनहेरिट करेंगे तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल इंटरफेस का रूल है कि वो आपको फंक्शन आपको वहाँ पे लगाना होता है, अदरवाइज़ वो आपको इशू देता है। और फर्दर इसमें आप जो भी कैलकुलेशन करोगे इस रेक्टेंगल की, और जो भी हम वहाँ पे जैसे इसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है, वो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इसको कॉल करना है तो हम ऐसे करेंगे। कैसे? एक वेरिएबल लेंगे लेट एरिया कैलकुलेटर, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डाल देंगे एरिया कैलकुलेटर का, इस क्लास का, जो मॉडिफिकेशन नहीं करनी है जिसके अंदर। और उसके अंदर हमने इस एक और लिया है रेक्टेंगुलर का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक रेफरेंस लिया है, और उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर जो हमने वहाँ पे विड्थ हाइट दी हुई थी वो भी यहाँ दे दी है। और देने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा ये मॉडिफिकेशन वाली क्लास थी इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो बनाया हुआ था ये वाला, यहाँ पे इसको कॉल किया है, और डॉट इसके अंदर जो एरिया पड़ा हुआ था उसके अंदर हमने जो ये शेप थी, जिस टाइप का वो इंटरफेस था, क्योंकि सभी क्लासेस को सेम इंटरफेस और प्रोटोकॉल दिया गया है, और देने के बाद हमने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया है और इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो हमने मॉडिफिकेशन वाली क्लास जो है एरिया कैलकुलेटर, उसके ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, और यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन डू द ओपन क्लोज प्रिंसिपल। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ें हैं ओपन क्लोज के लिए। आगे हम पढ़ते हैं लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी जो पेरेंट क्लास है, ये आपकी पेरेंट क्लास है, और ये एक आपकी जो सब क्लास है, उसका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, और उसके साथ जो भी आप कॉल कर रहे हो या कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो वो सेम एक्सेसिबिलिटी उसमें हो। तो ये लिस्को प्रिंसिपल कहता है। सो व्हेन मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ कैसे क्या कहना चाहता है लिस्को प्रिंसिपल। ये मेरी पेरेंट क्लास है, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनी हुई है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है और उसी एक बंदे की एक बोनस होता है। ये एम्प्लॉय का डाटा है। और एक हमने सब क्लास बनाई है जिसका नाम है पेरेंट परमानेंट एम्प्लॉय, उसकी सैलरी कितनी बनती है वो दी हुई है, और ये उसको रिप्लेस करना है। और कुछ जो चीज़ें नहीं हैं वो अपने पेरेंट क्लास से ले सकता है, बट हम ऑब्जेक्ट इसका पास करेंगे, बट हम उसको असेस भी कर सकते हैं। नीचे चलते हैं कैसे असेस किया गया इसको। हमने एक वेरिएबल लिया, मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट नाम रेफरेंस बनाया, उसकी डाटा टाइप हमने एम्प्लॉय रख दी जो हमारी क्लास का नाम था। जो क्लास का नाम देने के बाद हमने उसका रेफरेंस एम्प्लॉय कर दिया और उसको ऑब्जेक्ट दे दिया परमानेंट एम्प्लॉय का। क्लास थी ऊपर वाली, डाटा टाइप या रेफरेंस जिसका टाइप दिया एम्प्लॉय का, बट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय का, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। और जब जहाँ पे हमने पास किया, फिर हमने इसकी गेट सैलरी निकालनी थी इस एम्प्लॉय की, तो हमने मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से डॉट करके उसका फंक्शन को कॉल किया और सैलरी हमें मिल गई। और इसी में से हमने क्या किया, गेट बोनस निकालना है, तो मेन पेरेंट्स ऑब्जेक्ट से ही हमने कैलकुलेट बोनस निकाल लिया, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो इट मीन्स वो यहाँ वहाँ पे नहीं भी था हमारा पेरेंट क्लास में बोनस, बट उसको मिल गया। सो इन दिस वे we are passing employee parent class
to object of the child classes to here. So लिस्को प्रिंसिपल इज़ हम पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। और आगे बट आगे अगर अगर हम इसको एक किस केस में वॉयलेट होता है और किस केस में ये फेल होता है और किस चीज़ों का ध्यान हमने रखना है, तो उसकी फेल ना हुए और उसके लिए हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एम्प्लॉय है, एक परमानेंट एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय का एक कॉमन क्लास है। भी एम्प्लॉय किसी तरह का भी हो सकता है, परमानेंट एम्प्लॉय हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉय हो सकता है। सो ये एक मैंने क्लास बनाकर रखी हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड। है दोनों ही एम्प्लॉय, बट एक परमानेंट है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है। सैलरी दोनों को ही मिलेगी, सैलरी दोनों को ही मिलनी है। बट यहाँ हमने इनको बोनस देना है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल वाले पर्सनस को हमने बोनस नहीं देना है। सो इन दिस वे, बट हम जब ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो एम्प्लॉय का, इसके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के थ्रू हम इसका ऑब्जेक्ट इसको पास करेंगे, बट उस टाइम इसको भी ये कैरी कर जाएगा क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्ट है। बट हमने इसको रोकना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को वो बोनस ना मिले। तो हम इसमें एक एरर थ्रो कर सकते हैं, या किसी टाइप की हम ये कह सकते हैं कि योर कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट अलाउ टू टेक द बोनस। सो सच काइंड ऑफ द मेक द यू कैन एग्जाम्पल। So I am giving here how to you can do this. So I am commenting this and opening here, and when you will try to it, right, it may show me maybe error. No, it will show not error, but it will pick the function, but it will override. Your contractual employee will not take a bonus, right? Hope so. Maybe it will work. Let me check. Yeah, here is printing a line. Your contract employee will not allow to take a bonus. So that this is the string. Okay, and further we will talk about how to we use interface segregation. लिस्को में सिर्फ यही था कि आप पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो। दैट इज़ लिस्को ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अपने आप में ये कहता है एक दूसरे का अल्टरनेट जो उसकी जगह पे उसका काम कर सके। तो आगे बात करेंगे इंटरफेस सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन क्या कहता है कि आप क्लास है एक टाइगर नाम की, उसको आप उसके रिगार्डिंग का ही इंटरफेस दोगे, और अगर कोई ह्यूमन है, कोई राहुल नाम का पर्सन है, तो हम उसको ह्यूमन नाम का रिगार्डिंग एट्रीब्यूट्स देंगे क्योंकि वो फूड खा सकता है, वॉक के लिए जा सकता है, स्लीप कर सकता है। ठीक है, तो टाइगर क्या है, एक एनिमल है, वो हंट कर सकता है, शिकार कर सकता है, फूड खा सकता है, स्लीप कर सकता है, बट हंटिंग दोनों में सेम नहीं है। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से इंटरफेस को सेग्रीगेशन करना है। इंटरफेस सेग्रीगेशन का मतलब ऐसा है कि आपको बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स नहीं बनाने हैं जिसमें तीन तीन, आपको जितना हो सके छोटा छोटा बनाने चाहिए। अगर फूड का, स्लीप का अगर आप अलग बना लो, उसके हिसाब से आप इसको इनहेरिट करते जाओ, तो आपको वो और इजी होगा और समझना इजी होगा कि अगर आपने गो फॉर वर्क के लिए बनाया है या स्लीप के लिए बनाया है तो उसके हिसाब से छोटे छोटे होंगे। अभी इसके हिसाब से रिक्वायर्ड थे, अगर मैं इनको इकट्ठे कर देता किसी एक प्रोटोकॉल में, एनिमल ह्यूमन में, तो वो एक डिस्टिंग्विश नहीं हो पाना था कि आप मिक्स कर रहे हो और कहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शनल करते फिरोगे, तो वो फिर चीज़ गलत हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए फिर आपको छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स या इंटरफेस को बनाना पड़ेगा।
इंटरफेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सन हमारी टेक्नोलॉजी से हैं, iOS से, या कुछ और भी बंदे करना चाहते हैं, तो अगर वो जावा से हैं तो वहाँ पे उनको इंटरफेस बोलते हैं। सो सेम ही चीज़ है। सो दिस इज़ द इंटरफेस सेग्रीगेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी इन्वर्जन। डिपेंडेंसी इन्वर्जन काफ़ी इंटरव्यूज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी ये क्या है, इसमें फर्स्ट लाइन ये बतानी है आपको भी, जो हायर लेवल मॉड्यूल है वो शुड नॉट डिपेंड अपॉन द लो लेवल मॉड्यूल। abstraction should not depend on the details, but details should depend on the abstraction। हायर लेवल मॉड्यूल वही है हमारी जो पेरेंट क्लास है, और उसके अंदर जो हम कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो लो लेवल मॉड्यूल है। उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं होना है, उसके ऊपर आपने कुछ इस हिसाब से काम करना है कि आपका काम भी हो जाए, और उसके हिसाब से आपका वो क्या कहते हैं भी एब्स्ट्रैक्शन भी बना रहा है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स आपका हिडन प्रोसेस भी बना रहे। कंक्रीट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है, ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन का रूल है। और आप उसको डिपेंडेंसी इन्वर्जन आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वेयर आपको मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसको कवर देता है। जैसे गाड़ी है, उसका इंजन है, तो वो आपका वो प्रोटेक्टेड रहे, जस्ट आप गियर क्लच वगैरह ही यूज़ कर पाएँ। तो ये चीज़ डिपेंडेंसी इन्वर्जन करता है। सो आओ एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। पहले मैं ये अनकमेंट करके आपको प्रॉपर बता दूँ किस तरह से ये कह रहा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। एक क्लास है एम्प्लॉय 2, और उसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिलिंग रेट वगैरह सब कुछ है, और उसके अंदर हमारा एक सैलरी नाम का एक फंक्शन है। उसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सेकंड क्लास का। जो सेकंड क्लास हमारी ये नीचे पड़ी है, उसमें हमारा कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, और उसके अंदर बिलिंग और मल्टीप्लिकेशन कुछ की हुई है। अभी क्या है, अभी एम्प्लॉय क्लास को हम कॉल करेंगे, अगर हमें उसकी सैलरी वगैरह निकालनी है, अगर बिलिंग रेट निकालना है, तो ये फंक्शन में घूम घाम के निकल कर आएगा बाहर। फॉर इट मीन्स ये क्लास इस क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, डिपेंड तो कर रही है। अगर हम किसी क्लास को लेकर आए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो डिपेंड करेगा ही, इसीलिए इसका नाम डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी तो है, बट ये कंक्रीट इसके ऊपर फुली डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर कुछ भी पीछे वाली क्लास में कुछ चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी एडिशन वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पे हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने इसको करेंगे इंटरफेस के ज़रिए, और हम किस तरह से हैंडल करते हैं इस चीज़ को। तो ये नॉर्मल तरीका है जैसे हम करते हैं, बट हम थोड़ा एडवांस तरीके से करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से, जिससे थोड़ा परफेक्शन दिखे और स्ट्रक्चर भी दिखेगा आपको। हाँ जी, अभी ये आ गया है आपके सामने। क्लास का नेम नया रखा है डाटा इम्प्लीमेंटेशन, डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशन। उसको एक हमने डेटाबेस मतलब प्रोटोकॉल असाइन किया है, उसमें एक फ़ंक्शन है वो दिया है, और हमने यहाँ पे कॉल किया और उसको रिटर्न कोई ऑपरेशन दे दिया। ठीक है, और उसको ऑपरेशन देने के बाद हमने कुछ रिटर्न कर दिया, कुछ नाम है वो दे दिए। इसको एक बार के लिए भूल जाओ, कमेंट कर देते हैं। और सेकंड क्लास है जो लो लेवल मॉड्यूल है, जिसे हम कहते हैं यूज़र सर्विस। एक्चुअल में दैट इज़ अ पेरेंट क्लास, हायर लेवल मॉड्यूल क्लास। दिस इज़ लो लेवल क्लास। एंड इसमें हम कर रहे हैं कि कोई एक फंक्शन है, जैसे ऊपर वाली क्लास में था, उसमें हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। कंक्रीट ऑब्जेक्ट होता है कि आप किसी क्लास का फुली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद और हम एक फ़ंक्शन लिया हुआ है, फंक्शन देंगे, और उसमें हमने एक डेटाबेस नाम का रेफरेंस यूज़ किया है, जो कि एक इंटरफेस डेटाबेस। तो हम जो पुरानी क्लास है, यहाँ लो लेवल मॉड्यूल है, जहाँ दूसरी क्लास से जो भी डेटा आ रहा है, वो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम उसका इंटरफेस यूज़ करेंगे। कहने की बात, हम कोई 1 2
देश हैं उनमें एक दूत है, तो हम उनके राजा को नहीं बुलाएंगे, हम उनका एक दूत होता है उनको ये बुलाएंगे। वी कैन से हेयर ये हमारा एक दूत है। तो हम उसको बुला लिया और हमने कह दिया भी ये बंदे को बुला रहा और ये यहाँ पे साइनिंग कर दो, और ये डेटाबेस है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे दे दिया और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़र दे दिया, और इसके जो ये रेफरेंस है इसके रेफरेंस से हमने वो डाटा फेच कर लिया। अब जो जहाँ पे भी जो ऑपरेशन हो रहा होगा फेच डेटा का, वो हमें ऑपरेशन करके दे देगा। तो कैसे यूज़ किया गया है इसे, ये यूज़ करने का तरीका है, यहाँ पे आप डेटाबेस लोगे रेफरेंस, और इसमें आप ऑब्जेक्ट पास करोगे एक डेटाबेस का, और इसके बाद यूज़र सर्विस, और यूज़र सर्विस के नाम पे आप एक उसको कॉल करोगे और उसमें वो इनिशियलाइजेशन मांगेगा। ये आपकी हायर लेवल मॉड्यूल क्लास है। हायर लेवल मॉड्यूल क्लास आपकी क्या कर रही है, वो डिमांड कर रही है भी बताओ किसका रेफरेंस यूज़ करना है, किसका वो यूज़ करना है। तो हमने उनका एक रेफरेंस यूज़ कर लिया। यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करने के बाद हमारे यूज़र सर्विस के पास हमने उनके गेट यूज़र असेस कर लिए, ये वाले, ठीक है। और जब ये यूज़ हो जाएगा तो हमारा इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं किया, हायर मॉड्यूल में हमने एक इंटरफेस यूज़ किया और फिर भी हमारा ये काम हो गया। और मान लो अगर इसी क्लास के अंदर हम मान लो ये ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, अभी मान लो हम जिस चीज़ क्लास को कह रहे थे कि इस पे हमारी डिपेंडेंसी आ रही थी, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, अभी मान लो कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, हमने यहाँ तो साइन करा नहीं, मैंने कोई एक और क्लास बना ली, उसका नाम रख दिया रिमोट डाटा एम्प्लॉय, ठीक है, उसमें नाम डिफरेंट है, इसमें नाम डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ साइन कर दूँगा, यहाँ ऑब्जेक्ट पर साइन किया, और हायर लेवल जो मॉड्यूल क्लास है उसमें मैंने उसका रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। ऊपर से यहाँ से पता चल रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट जब वो अंदर जा रहा है क्लास के अंदर उसे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, ठीक है, भी वो कौन सी चीज़ से आ रहा है, जस्ट इंटरफेस को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। जस्ट इसको यहाँ से पता चल रहा है भी वो उसको जिसने इनहेरिट किया हुआ है वो हमारा इंटरफेस से रिलेटेड डाटा है, सो इट विल हैंडल अकॉर्डिंगली, सो हमें वैसा डाटा दे देगा। सो ये हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन है। होप सो आपको अभी तक इतना समझ आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और इससे आपका डिज़ाइन पैटर्न अच्छा हो जाएगा, और MVVM जिसमें भी आप काम कर रहे हो उसके आपके हिसाब से ये प्रॉपर काम करेगा। और कोई भी आपको अगर डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और आगे मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि रिलेटेड टू द इंटरव्यूज़, क्वेश्चंस and daily based problem, and also some interesting topics which is asked in the interviews, and also like Swift UI, what are coming in news, machine learning, everything you will see in the next videos. So आप like and subscribe कर दें, सो मोटिवेशन मेरा बना रहेगा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।